जी नाज़रीन, वेलकम टू द शो ब्राइट शेडोज। दिस इज़ शहजाद डेरी। आज हमारा शो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम बात करेंगे वीमेन पे, हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी पे, हम बात करेंगे एनर्जी क्राइसिस पे। आज हमारे दो इम्पॉर्टेंट मेहमान इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में। मैडम अक्सर तारिक, हु इज़ एडिटर इन चीफ ऑफ CXO मीडिया, वेलकम टू द शो। थैंक यू। हमारे दूसरे मेहमान हैं एक बहुत ही सीनियर इंजीनियर हैं, मुनीर गोडिल साहब। उनकी अपनी एक कंपनी है MMG इंजीनियरिंग। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। हमारे तीसरे गेस्ट अभी कुछ देर में ज्वाइन करते हैं। सबसे पहले मैडम मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा। अक्सर तारिक, आपने स्टार्ट किया हुआ है CXO मीडिया एंड आई हर्ड दैट इट इज़ अ 24-year-old ब्रांड इंटरनेशनली। सो ये ख्याल कैसे आया आपके जहन में पाकिस्तान में लॉन्च करने का, और किस तरह से आप चीज़ों को लेके चलती हैं? आपका एक मैगजीन भी आता था पास्ट में। सो हाउ डू यू सी द कॉर्पोरेट वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू अक्सर तारिक? What about the corporate sector of Pakistan? Thank you. First of all, invitation ka bahut shukriya. It's a privilege to be here and share a little bit of my story. I actually joined the company in 2011 as an intern, and I started because, उस वक्त technology के बारे में phones और mobile phones और gadgets का थोड़ा सा trend ज़्यादा चल गया था. Obviously 3G आने वाला था and there was a lot of hype. So that's when I joined the company. But when I entered and when I saw that technology companies have existed in Pakistan since 1980s, 1970s, and there's so much work जो इतने सालों से इतना काम हो रहा था about technology companies, but there was a lack of reporting, lack of reporting technology, lack of career opportunities in technology. मेरे साथ ऑफ कोर्स इतने सीनियर इंजीनियर बैठे हैं, बट इन्होंने भी शायद इनके एक्सपीरियंस से भी विल आल्सो लर्न अबाउट द इंडस्ट्री एंड वेयर इट्स गॉन इन द लास्ट फ्यू इयर्स। टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री पे कभी भी आई थिंक इन माय ओन करियर जो इतना शॉर्ट है, आई हैव सीन कि टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को कितना फोकस मिला है, कितना हाईलाइट हुआ है बिकॉज ऑफ द वर्क दैट्स गॉन इन, whether it is through international investments coming in, whether it's through startups, whether it's through technology companies taking the export bill to higher status. So I think these are significant contributions and milestones जो मैंने देखा है अपने इस short span of career में कि these are some of the milestones which I have seen, and I think that it's a very promising career. So anyone I think who's looking to enter technology, I think there's a whole world and a half which is available. जिसका आई थिंक हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। जी थैंक यू। मुनीर साहब, आप के क्या व्यूज़ हैं बीइंग एन इंजीनियर एंड अ सीनियर इंजीनियर, एंड मेनली आपका जो ताल्लुक है वो भी इंजीनियरिंग सेक्टर से है, एंड यू हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स इन पावर सेक्टर, आपकी एक क्वालिफिकेशन भी इसी से रिलेटेड है। हाउ डू यू सी द टेक्नोलॉजी जो कि अक्सर की बात कर रही हैं, एंड यू आर मेनली इनटू द इंजीनियरिंग, द मेन टेक्निकल साइड, सो ये टेक्निकल और जो सॉफ्ट स्किल्स हैं IT की, हाउ डू यू सी के वेयर these two collaborate? शहजाद, अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये देखना पड़ेगा कि इन लास्ट 15 ईयर्स एक ड्रेस्टिक चेंज आया है टेक्नोलॉजी की वजह से, और उस टेक्नोलॉजी में अगर आप अगर आप एक ज़माने में चले जाएं तो हम कन्वेंशनल चीज़ों पे बेस कर रहे थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड विद द पैसेज ऑफ द एरा हैज़ बीन चेंज्ड। अगर आप 15 साल में देखें तो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है टेक्नोलॉजी की। हम किसी ज़माने में विंड के बारे में सोचते भी नहीं थे, ना हम कभी किसी ज़माने में रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात करते थे। व्हेन आई केम बैक इन 90s फ्रॉम US, मुझे अभी याद है कि लोग एनर्जी को बहुत ही नॉर्मल लेते थे, ये इज़ अ वेरी चीप कमोडिटी, कोई मसला ही नहीं है। आप स्पेशलाइज भी किए हैं तो व्हाट द स्पेशलिटी इन इट, इट्स वेरी चीप। सो आज टेक्नोलॉजी भी उसी तरह मूव कर रही है, इवॉल्व कर रही है। अगर आप देखें हम कौन सा फ़ोन इस्तेमाल करते थे और आज कौन सा फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, एवरी 2 months देयर इज समथिंग कमिंग अप न्यू एप्लीकेशंस आर कमिंग इन। मीडिया इतना चेंज हो गया है कि आप दुनिया में कहीं बैठे हों, आप पाकिस्तान में या कहीं वर्ल्ड में कहीं भी हो, यू आर इन टच विद एवरीवन। सो आपके पास इतनी ऐप्स हैं और इतना ट्रांसफॉर्मेशन आ गया इंडस्ट्री में कि अगर आप देखें कि मैनेजमेंट रिपोर्टिंग से लेके एवरीथिंग इज डन, SAP का कॉन्सेप्ट आ गया। देन देयर इज अ डिजिटलाइजेशन, मार्केटिंग की डिजिटलाइजेशन। आज किसी से आप कहें कि जी आप के पास व्हाट्सएप है तो कहेगा जी मेरे पास व्हाट्सएप भी है, वो फेसबुक भी है, मैं लिंक्डइन पे भी हूँ, तो एप्लीकेशंस आर देयर एंड द डिजिटलाइजेशन इन प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज बिकम द वाइटल पार्ट ऑफ द सोसाइटी नाउ। अच्छा, जस्ट टू ऐड, जब ये टेक्नोलॉजी आती है तो बहुत सारी जो पुरानी टेक्नोलॉजीज हैं वो ख़त्म भी हो जाती हैं, बहुत सारी कंपनीज तक ख़त्म हो गई। नोकिया सबसे बड़ा ब्रांड था, मेरे पास नोकिया था,
और नोकिया का एक बहुत फेवरेट फ़ोन था मेरा 3310 के नाम से। बिल्कुल। आज वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो नोकिया ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, पता था उनको एंड्रॉयड हो गया, बट दे डिडंट शिफ्ट टू एंड्रॉयड। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले फ़ोन्स थे वो कामयाब हो गए। उसके बाद नए नए ब्रांड्स आ गए, ऐसे ब्रांड जो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, अब वो कहीं टॉप रैंकिंग में 4, 5, 6, 7 पे आ जाते हैं। बट नोकिया इज़ नो वेयर। इवन अगर आप टॉप 30 भी उठा लेंगे मोबाइल फोन्स ऑफ द वर्ल्ड, तो उसमें भी नोकिया नहीं मिलता। शहजाद, अगर थोड़ी सी हिस्ट्री में और पीछे चला जाऊं, व्हेन एप्पल वाज लॉन्च्ड, एप्पल वाज अ कोलैप्स। देयर वाज मुझे अभी याद है कि एप्पल की एक मशीन लॉन्च हुई थी, मैकिन्टॉश, और वो सिर्फ कॉन्सेप्ट था कि जी एप्पल मशीन वाज यूज्ड टू बी फॉर कंपोजिंग, डिजिटल प्रिंटिंग, दीज वर द थिंग्स। और जब रेवोल्यूशनरी चेंज आया एप्पल की कॉन्सेप्ट में और डेवलपमेंट में, और नोकिया ने उसको फेस किया है और देखा है, बट नोकिया ने उसको एब्रेस्ट नहीं किया विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो एप्पल का आप एवोल्यूशन देखें और नोकिया का आप पोजीशन देखें। इसी तरह दुनिया की जितनी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे टेस्ला ने कार लॉन्च की इलेक्ट्रिक, एवरीबडी वाज वेरी वेरी क्लियर। आज सारी दुनिया हाइब्रिड कार्स और फिर उस पे आ रही है इलेक्ट्रिक कार्स पे। सो टेस्ला ने concept launch किया and they are in leading position. So whenever there is an evolution, you have to go with it. Otherwise, you will be behind and then you will be vanish. Yes. So फिर भी जब इतनी सारे एग्जांपल्स मौजूद हैं, तो पाकिस्तान में हम फिर भी, क्या आपको लगता है कि हम नोकिया वाली स्ट्रेटजी अपनाते हैं या कोडक वाली? कोडक का आज कोडक मोमेंट मशहूर है, बट देयर इज नो कोडक। सबसे पहले डिजिटल फिल्म भी कोडक ने ही बनाई थी, बट दे डिडंट लॉन्च इट। तो क्या ऐसा है? फॉर एग्जांपल मैं टेलीविजन मीडिया की बात करूं, आज हम बिजनेस शो कर रहे हैं, बहुत सारे हम वेबिनार्स, हर बंदा अब तो वो अपने अपने शोज कर रहा होता है ना, बिजनेस शोज। बट जो मेन स्ट्रीम टेलीविजन चैनल्स हैं, आज भी वो पॉलिटिकल शोज को लेके बैठे हुए हैं, आज भी वो एंटरटेनमेंट पे कमा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो स्ट्रेटजी है चैनल्स की वर्सेस जो बिजनेस शोज का एक कल्चर ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, आपको लगता है कि हम वही नोकिया वाली या वही कोडक वाली गलती कर रहे हैं? शहजाद, अगर आप थोड़ा सा हमारी पूरी एनालिसिस करें सिस्टम की, तो हम हर फील्ड में कोई भी स्टेप लेते हैं वो तकरीबन 20 से 25 साल बाद लेते हैं। और हम जब उस चीज़ को अडॉप्ट करने जाते हैं तो दुनिया उस चीज़ को छोड़ चुकी होती है। अगर जैसे अभी मैंने आपसे कहा ना कि आपने नोकिया की मिसाल दी, फिर हमने डिफरेंट एप्पल की बात की। अगर आप थोड़ा सा बैक चले जाएं तो विंड एनर्जी, एक वक्त ऐसा आया जर्मनी में कि उनकी fossil fuel was finished. They were just dependent on the wind energy and renewables. So एक वक्त है उन्होंने कर दिया, आज आप करने जा रहे हैं। So आप वो चीज़ जो वो कर चुके होते हैं, वेस्ट कर चुका होता है, आप उसको अडॉप्ट करने जा रहे हो। अगर आज पाकिस्तान में डे 1 से प्रॉपर प्लानिंग होती, प्रॉपर मिक्स होता है एनर्जी का, तो आज आप इन प्रॉब्लम्स में ना होते। आप हाइड्रल रिसोर्सेस को मैनेज करते, आप रिन्यूएबल को करते, आप गैस को एक लिमिट देते। तो एवरी सोर्स हैज टू बी मिक्स एंड देन डिसीजन हैज टू बी मेड। हम हर चीज को बिल्कुल एंड पे लाके करते हैं। अब अगर इलेक्ट्रिक कार आ रही है तो पाकिस्तान हैज टू स्टार्ट इलेक्ट्रिक कार और हाइब्रिड कार शुड बी डेवलप इन पाकिस्तान रादर देन इंपोर्टिंग। और अभी भी हम इंपोर्ट करके उनको अपना फॉरेन एक्सचेंज भेज देते हैं। सो यू थिंक कि अगर, और आज भी पाकिस्तान की गाड़ी इतनी महंगी है कि एक नॉर्मल आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, और आज भी हम सीकेडी मंगाते हैं और उस पे सीकेडी को असेंबल कर रहे हैं। वी आर नॉट डूइंग समथिंग विच इज सम। और लोकलाइजेशन हुई, इंडस्ट्री बनी, बट वो लोकलाइजेशन क्या है? इट्स अ वेरी वेरी बेसिक लोकलाइजेशन। द लोकलाइजेशन इन इंडिया इज फार मोर एक्टिव एंड, बल्कि मैं उसको कहूँगा प्रोएक्टिव है हमारे से बहुत ज्यादा। अगर उनकी गाड़ी की कॉस्ट आज देखी जाए या उनकी किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट देखी जाए, वो हर चीज खुद बना रहे हैं। हम आज उस फील्ड में बहुत पीछे हैं। तो हम तो एडॉप्टेशन हमारी बहुत लेट होती है और फिर हम बहुत स्लो चलते हैं। थैंक यू। इसी के ऊपर आपके व्यूज़ चाहिए मुझे अक्सर, कि क्या हम अडोप्टेशन में, जिस तरह मुनीर भाई बता रहे हैं, हम इतना ज़्यादा लेट हैं कि दुनिया उसको छोड़ चुकी होती है। एंड सेकेंडली, हाउ डू यू सी वीमन इनटू इट? जो हम वीमन अभी भी ये मार्च भी चल रहा है, और वीमन एम्पावरमेंट और जो सारी बातें हैं, तो ये सब बातें हैं या रियलिटी में हम कोई वीमन कोई चीज़ें, वीमन एंटरप्रेन्योर्स क्या रियलिटी में आपको नज़र आ रही हैं, बोर्ड पे आपको नज़र आ रही हैं? Your take on this? So I think shows like these and the work that we do, and it exists because it's needed.
right? There is a huge market for it. And I think the role of media, जैसे आपने जो बात शुरू की थी कि where does media come in? Media comes in at this right at this point. And the reason being that जब तक लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि उनके पास available options क्या हैं, कि दुनिया में क्या हो रहा है, अब वो ज़माना नहीं है कि जी हमने कोई डॉक्यूमेंट्री देखी और वो हर चीज़ हमारे मोबाइल फोन्स पे अवेलेबल है. आई कैन बिल्ड एन ऐप जो जैसे उबर को पाकिस्तान आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, करीम बेशक यहाँ बनी, दुबई से लॉन्च हुई, एंड देन सो अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स, बिकॉज जैसे द जेंटलमैन ऑन माई लेफ्ट वाज सेइंग दैट इट सेज दैट all of these things are available, all of these resources are available, तो अब क्यों ये लैग है, राइट? अब वो जमाना नहीं है कि हम 20 साल पहले वाली टेक्नोलॉजी अब अडेप्ट करें, अब चीजें बहुत जल्दी. आपके ख्याल में 3 मेन इश्यूज क्या हैं? 3 मेन इश्यूज, एक तो आई वुड स्टिल से कि लैक ऑफ रिपोर्टिंग. पाकिस्तान में बहुत काम हो रहा है, वेदर इट्स एंटरप्रेन्योरशिप, वेदर इट्स एंटरप्रेन्योरशिप की आप जो बात कर रहे थे कि अभी का ट्रेंड है या नहीं. Pakistani entrepreneurs had a boom in the 1990s also. They had a boom in the 2000s also. But all of those things were not reported because उस वक्त technology reporting, business reporting बहुत एक set segment था, वो सिर्फ उसी चीज़ों पे focus करता था जो आज of course आज की large industries हैं. पहली दफा entrepreneurship को global media as well as local media ने coverage दी है, that the prime minister is tweeting about it, global media is covering about it. आपने देखा होगा Forbes, TechCrunch, all of these platforms are now for the first time reporting कि पाकिस्तानी apps developers ये किस तरह का global काम कर रहे हैं. So हम global level पे तो बहुत सालों से काम कर रहे हैं. We have companies like Systems Limited for example. सालों से they've been working in Pakistan and the US. But it's only now that Forbes has been reporting year on year. हर साल लिस्ट में अब उनका नाम आता है. So all of this reporting, I feel like that's a big addition and it's a big help for our industry because we need all the global media coverage and local media coverage that we can get. So एक इशू तो ये रिपोर्टिंग वाला हो गया. इससे रिलेटेड दूसरे और 2 इश्यूज, क्या फंडिंग या कैपिटल का भी इशू है या वो इतना बड़ा इशू नहीं है? So फंडिंग के इश्यूज आई थिंक मल्टीपल हैं. उसमें एक चीज तो ये कि यहाँ आई फील लाइक दैट रेडीनेस फॉर फंडिंग इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, राइट? A lot of companies, whether you talk about startups also, they may not be ready to take that funding and don't know what to do with it. बहुत दफ़ा बिकॉज एक वो ग्लोबल ट्रेंड है कि जी आपने स्टार्टअप यू लॉन्च्ड अ स्टार्टअप और उसकी एक सेट ट्रैजेक्टरी है और उसके बाद आपने फंडिंग राउंड्स किए, फिर एक राउंड किया, फिर सीरीज ए किया, फिर बी किया और फिर ये. तो इफ़ यू गेट इनटू दैट रेस विदाउट रियली नोइंग कि आपका ग्रोथ ट्रैजेक्टरी क्या है, सो आई थिंक देयर आर लोकल रियली गुड एग्जांपल्स that we can quote, that we can bring together, and that's where I think we will also come in, shows like these come in on bringing those bright shadows that you talk about. Okay, these are real life stories of Pakistani people who've done it the hard way. Learn from them. So I feel. Thank you. मुनीस, आपके हिसाब से 3 मेन इश्यूज क्या है? देखिए, मैं एग्री करता हूँ मैडम की बात से, लेकिन उसमें थोड़ा सा अगर हम देखें, सो हमारे मुल्क में अगर हम कोई चीज़ इनिशिएट करने जाते हैं तो हम फंडिंग का तो एक इशू जो आपने बताया, हमारे यहाँ फंड उनको अवेलेबल है जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है. सो न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए वैसी ही बड़ी लिमिटेशन. जस्ट टू ऐड, बैंक भी उनको कर्जे देता है जो पहले से अमीर होते हैं. ठीक है. सेकेंडली, अगर आप देखें तो फोकस्ड हमारा हमेशा टेक्नोलॉजी भी तो बहुत अभी कुछ साल में है और बहुत ही रिसेंट है. अगर आप देखें तो हमारा एक सेक्टर रहा है कि जी टेक्सटाइल में काम करोगे. अगर कोई हैवी इंडस्ट्री या टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज एक मोबाइल फ़ोन भी आप असेंबल कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे. सो थिंग्स अगर आप देखें, और फिर आपकी एक प्रोजेक्ट की वाइबिलिटी होती है जब आप एक एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करते हैं, फाइनेंसिंग अरेंज करते हैं जब, और उसमें बहुत चांसेस हैं कि आप फेल भी हो जाएंगे. सो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट भी मिलनी चाहिए, लेकिन आपका एक ब्यूरोक्रेसी का प्रोसेस भी है जो कि इतना डिले कर देता है चीज़ों को कि अगर आपकी कोई चीज़ एक टाइम पे होनी है, उसकी अप्रूवल्स होनी है, उसको लॉन्च करना है, सो वो एक जो टेक्निकल ब्यूरोक्रेसी है और गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है ना, वो जब तक आपकी चीज़ अप्रूवल पे पहुंच रही है आपकी गवर्नमेंट चेंज हो जाती है. सो थिंग्स आर वेरी वेरी डिफरेंट इन दिस कंट्री. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ न्यू पर्सन हु कम्स इन, ही डजंट नो दैट आफ्टर 3 साल बाद या 4 साल बाद क्या पोजीशन होगी कि मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ इट शुड बी इन राइट डायरेक्शन, और ये कल फॉल बैक सिचुएशन में आ जाएगा. सो आपके यहाँ कुछ चीज़ें पॉलिसी को बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि जी दिस इज फॉर 10 years. Nobody will, whoever comes, it will be stable for next 10 years. So at least you can plan something. Otherwise, आप कोई काम स्टार्ट करेंगे, आज उसकी पॉलिसी कुछ और होगी, और जब 2-5 साल गुजरेंगे वो पॉलिसी चेंज हो जाएगी,
आप कंसिस्टेंसी में बिजनेस कर ही नहीं पाएंगे। सो इससे ये समराइज होता है कि कुछ इश्यूज उन्होंने बताया कि रिपोर्टिंग क्या है, देन फंडिंग है, एंड नाउ यू आर कंक्लूडिंग कि देयर आर इश्यूज इन द ब्यूरोक्रेसी Policy, regulation. एंड अनसर्टेनिटी उसकी वजह से होता है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से आपकी कोई भी पॉलिसीज जो है जी। वो लॉन्ग टर्म में नहीं शहजाद, अगर आप एक प्रोजेक्ट करने जाते हैं, क्योंकि मैं बहुत इन्वॉल्व रहता हूँ, इन्वेस्टर का कॉन्सेप्ट होता है कि जी मेरा पे बैक 3 साल में हो जाए। डू यू थिंक अ प्रोजेक्ट कैन गिव अ पे बैक इन 3 years? बट इन पाकिस्तान यस। सो बिकॉज आपका कॉन्सेप्ट ही हो कि मुझे 3 साल में पे बैक चाहिए, सो आप वो प्रोजेक्ट जो आपको 3 साल में पे बैक दे सकता है, तो आप बिलीव कर सकते हैं कि हाउ दिस प्रोजेक्ट हैज टू बी कंसीव। जी यहाँ छोटा सा एक ब्रेक लूंगा, माजरत, लेकिन इसको हम कंटिन्यू करेंगे और ब्रेक के बाद एक और गेस्ट भी हमारे साथ होंगे। नाज़रीन, स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले मुनीर गोडिल साहब और मैडम अक्सर तारिक ने अपने व्यूज़ दिए, खासतौर पे जो इश्यूज़ हैं बिजनेस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। अच्छा, अभी हमें ज्वाइन किया है जनाब रिजवान मनाई साहब ने। रिजवान मनाई साहब एक एमिनेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और इनके कोई 2000+ CA के स्टूडेंट्स हैं, जो मतलब हमारा जो मेंबरशिप है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का 2 से 2,500 इनका स्टूडेंट है। आइए मिलते हैं रिजवान मनाई साहब से। शुक्रिया जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज स्पेशली आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपका शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी। अच्छा, मुझे थोड़ा से बताइए योर फीडबैक, खास तौर पे पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज ऑलमोस्ट 60 to 70% यूथ, राइट? और चूंकि आप कोई तालीम के शोबे से 22-23 साल से तो वाबस्ता, मैं आपको देख रहा हूँ, आप 1998-1999 से पढ़ा रहे हैं। हाउ डू यू सी द यूथ एज वेल एज एजुकेशन सिस्टम? 20 साल पहले क्या था, अभी आप कैसे देख रहे हैं? सेकेंड पॉइंट इज कि ये जो इतनी यूथ है और अभी मेडिकल कॉलेजेस में कोई 12,000 बच्चा मेडिकल के एग्जामिनेशन में बैठता है, 1,000 सीटें, तो बाकी 11,000 तो नहीं जा सकता। इसी तरह इंजीनियरिंग में भी ऐसे ही है। ये आपको कैसे लगता है अकाउंटेंसी के प्रोफेशन में? और ये जो सारे लोग हैं, जब इनको सीटें ही नहीं मिलेंगी, ये जब तालीम हासिल नहीं कर पाएंगे, तो ये क्या करेंगे? नंबर 1। नंबर 2 कि जो तालीम याफ्ता लोग हैं, क्या उनके लिए मज़ीद जॉब्स क्रिएट हो रही हैं और फ्यूचर आपको लगता है कि मज़ीद इंडस्ट्रीज़ में इजाफा हो रहा है? टेक्नोलॉजी की वजह से कोई शेफ्स आ गए हैं, फ्रीलांसर वर्क कर रहा है। यो व्यूज़ क्या होंगे आपके ऊपर कि सॉरी इन चीज़ों पे आपके क्या व्यूज़ होंगे, फ्यूचर क्या होगा? देखिए, सूरत हाल आपकी बिल्कुल सही है। आपने बिल्कुल सही जो है वो बात की कि हमारी जो यूथ है या बहरहाल यंग पॉपुलेशन है, दिस इज 64% ऑफ द ओवरऑल पॉपुलेशन। तकरीबन ये 8 करोड़ के करीब लोग हैं करियल जवान, जिनको जो है वो किसी न किसी कामों में हमें इस्तेमाल करना है। ठीक है। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि ये करियल जवान जो 8 करोड़ के लोग हैं, इनके पास हम रास्ते नहीं दे पा रहे। हम लोग कौन, जो सफेद बालों वाले अपनी अपनी जगहों पे बैठे हुए हैं, और सिर्फ नए आने वालों के ऊपर हम क्रिटिसिज्म ही करते रहते हैं। कभी हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनियरिंग जो है वो बेसिकली आईकेप के निजाम को खराब कर रही है, कभी हम कहते हैं कि इन लोगों को तो काम ही नहीं आता, ये सारा दिन मोबाइल फोन पे बैठे रहते हैं। नहीं भाई, ऐसा कभी भी नहीं होगा। असल में हमारा मैंडेट ये है कि हम मौजूदा फ्रेमवर्क को और डेटा को यूज करते हुए नई डिस्कवरीज करें और नए वेज को आइडेंटिफाई करें। और हम जो यहाँ पे सफेद बालों वाले बैठे हुए हैं, हम ये नहीं कर सकते। ये जो यंग पॉपुलेशन है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा मैंडेट है। इसको सरपरस्ती करने वाला बुड्ढा चाहिए, यानी कि जो है वो हम जैसे लोग चाहिए जो इनके ऊपर हाथ रखें, इनके लिए दुआ करें और इनके लिए जान देने वाले नीचे सपोर्टर होने चाहिए। इन बिटवीन दे हैव टू फिट देम एंड ऑन द बेसिस दे विल एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटीज। तो जो भी आदमी जिंदगी में कोई कारनामे अंजाम देता है, बहरहाल मिशकात शरीफ की हदीस है कि 4 महीने का बच्चा होता है मां के पेट में, उस वक्त अल्लाह ने इसका रिस्क मुकर्रर किया हुआ है। मगर आपको इस दुनिया में खाली हाथ आना है, खाली हाथ जाना है, बट इन बिटवीन यू हैव टू डू योर बेस्ट। उसके ऊपर आपकी स्कोरिंग होनी है। दुनिया में हम कुछ बनाने नहीं आए, हम तो दुनिया में स्कोर करने आए हैं। तो हर आदमी की ये जिम्मेदारी है, जो भी यंग पॉपुलेशन का बंदा है, ये 8 करोड़ बच्चे हैं, ये इस बात के ऊपर जो है वो मुनसिर ना रहे कि हम जैसे बुड्ढे जो है इनके लिए जो है वो प्लेट में चीजें तैयार कर करके लाएंगे। हम
कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के हम हमेशा इनके ऊपर क्रिटिसिज्म ही करते रहेंगे कि ये नहीं करते, वो नहीं करते। अब जो है वो 95 में या 85 में किसी ने सीए किया, वो अपने एक टेबल पे बैठ के एक ओपिनियन लिख रहा होता था, नीचे पॉइंट लिख रहा होता था, 4 दफा उसकी जो है वो ड्राफ्टिंग होती थी, उसके बाद प्रूफ रीडिंग होती थी। आज ये नहीं होगा। आज का बच्चा तो जो है वो 2-2 मोबाइल फोन पे भी जवाब दे रहा होता है, फिर इधर उधर जो है वो देख भी रहा होता है, और लैपटॉप पे भी काम कर रहा है, वो काम हो रहा है। 140 जो है वो एक्सेल की शीटें एक साथ लिंक करके जो है चला रहा होता है। ये जो क्रिटिसिज्म लेके आते हैं, इंक्लूडिंग मी एंड इंक्लूडिंग यू, कि ये कुछ नहीं वर्क पा रहे, क्या हम लोग ये 140 शीटों को जो है वो हैंडल कर सकते हैं? सऊदी अरब में, मिडिल ईस्ट में, यूरोप में भी होता होगा, मगर मुझे उसके पास जो है वो ऐसी कोई खास निशानदेही नहीं है। 140-150 कंपनियों का जो है वो ग्रुप ऑफ कंपनीज होता है, उसकी कंसोलिडेशन करते हैं। हमारे तो जो है वो 3 कंसोलिडेशन के ऊपर हाथ पैर फूल जाते हैं कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट को कहां रिकॉर्ड करें और क्या करें। हम तो जो है वो 2 के ऊपर जो है वो कभी कंसोलिडेशन की थी ग्रुप ऑफ कंपनीज की, तो हमने तो शुक्राने अदा किए थे कि यार हमें तो 2 कंपनियों का कंसोलिडेशन का काम मिल गया, इसको हम सीवी पे जो है वो नुमाया करेंगे। ये तो 140 कंपनियों का कंसोलिडेशन कर रहे हैं। तो ये एक जो है वो चढ़ता हुआ सूरज है, आप इसको मान लें। ये दुनिया में बहुत नुमाया मकाम हासिल करने वाला है, और ना आप इस दुनिया के ठेकेदार हैं, ना ये बच्चे ठेकेदार हैं। इस दुनिया का एक जो है वो मरबूत और बिल्कुल मुकम्मल क्रिएशन प्लान है। विद इन दैट जो है वी ऑल आर परफॉर्मिंग इन ऑर्डर टू गेट द स्कोर। अदरवाइज जो है वो हम कोई ठेकेदार नहीं है कि दुनिया में कुछ करके जाएंगे और हमारे ऊपर ही ये दुनिया जो है वो चलती रहेगी। हमने जो कुछ काम किया है वो अपनी जगह पर हमने बेहतरीन काम किया। हमारे स्कोर जो है वो लिखे हुए हैं, हमारी एक एक बात नोट हो रही है। मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद, एक एक अल्फज़ मेरा रिकॉर्ड हो रहा है। मैंने जो कुछ किया करके जाऊंगा, इसके ऊपर मुझे अल्लाह को जवाब दे देना है। बाकी जो बच्चे कर रहे हैं वो भी जवाब देंगे। बाकी अदरवाइज हमसे जो है वो ना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगी, ना पावर प्लांट भी प्रोड्यूस होगी। मुनीर साहब बैठे हुए, पूछ लीजिए इतने अरसे में क्या हुआ, हम सब लोगों ने क्या किया हुआ, क्या हमारी प्लानिंग जो है वो परफेक्ट हुई है? नहीं हुई है। पहले हम लोग लेके आए कि गैस से जो है वो हम चला लेते हैं सारे पावर प्लांट, क्योंकि गैस हमारे पास बहुत ज्यादा है, अल्लाह ने हमें तोहफा दिया हुआ है। नतीजा क्या हुआ? रिक्शों में भी गैस डाल दी, गाड़ियों में भी गैस डाल दी, पावर प्लांट में भी गैस डाल दी, गैस हो गई खत्म। तो हमने कहा कि भाई गैस को इस्तेमाल करके हम इंपोर्ट बिल कम कर लेंगे, गैस हो गई खत्म। अब गैस खत्म हो गई तो इसके ऊपर चले गए कोयले में। तो पता चला सिंध का तो सारा कोयला जो है वो नमी वाला है, वो तो इस्तेमाल ही नहीं हो सकता। अब चले गए इंपोर्ट के ऊपर, कोयले के ऊपर, वहां से फिर इंपोर्ट बिल डिस्टर्ब होना शुरू हो गया। फिर पता चला कि भाई कोयले की प्राइस जो है वो बढ़ गई बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल डिसरेस्ट। अब उसके ऊपर जो एलएनजी के ऊपर आई, एलएनजी मिफ्ता साहब जो है वो $6 की जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करके आए, सबने कहा कि करप्शन है, एहतसाब करो। अब जो है वो $30 की जो है वो एलएनजी खरीद रहे हैं, और उसके ऊपर जो है वो गैस का भी बिल बेरागर्क हुआ, सारे पावर प्लांट का मामला बेरागर्क हुआ। 1500 अरब रुपए के जो है फिक्स चार्जेस हम इलेक्ट्रिसिटी के पे कर रहे हैं। ये सारे कुछ जो है वो हमारे फेलियर्स हैं। इन फेलियर्स को हम देख के इनकी जो गलतियां हैं निशानदेही कहीं करें, नेक्स्ट जनरेशन को वो इसको सुधारें, बजाय इसके कि हम ये बोलें कि वो कुछ कर नहीं पा रहे। So, I think जो सर बात कर रहे हैं, you know, इससे बहुत रेलेवेंट एक ये चीज है कि टेक्नोलॉजी, या जो इन्होंने बात की ना कि कांस्टेंट इनोवेशन की, कि उन पे भी ये छोड़ दें। अब ये सारी इंडस्ट्रीज एक चीज से डिस्टर्ब हुई हैं, वो है टेक्नोलॉजी। हर चीज डिस्टर्ब हुई है डिजिटल से। अब 2 सालों में कोविड में हमने देख लिया कि जो बिजनेसेस एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, सबको जो हेजिटेंट थे कि नहीं हमें जरूरत नहीं है ERP की, हमें जरूरत नहीं है डिजिटाइजेशन की, हमें जरूरत नहीं है एप्स की, टूल्स की, या तो वो बंद हो गए या उन्होंने बहुत लॉस लिया है। इसीलिए बिकॉज दे वर नॉट अप टू स्पीड विद ग्लोबली क्या हो रहा है, लोकली क्या हो रहा है, यू नो, दे वर नॉट एबल टू सर्वाइव। तो आई थिंक इसी तरह एजुकेशन भी उसी तरह डिस्टर्ब हुई है, हमारी लर्निंग भी उसी तरह डिस्टर्ब हुई है। अच्छा, रिजवान साहब ने जो बातें की हैं इसमें मेरे 3 इसमें से कंक्लूजन निकल रहे हैं। एक, आप कह रहे हैं 2.0 इज बेटर देन 1.0, जो हमारी जो नई नस्ल है इज बेटर देन अस, बहुत बेहतरीन है। ठीक है। दूसरा, आप कह रहे हैं कि रोजगार है वो हमारा काम नहीं है सोचना, वो जिसने पैदा किया है रोजगार का प्लान वही करेगा। तीसरा, आप कह रहे हैं कि देयर इज लैक ऑफ प्लानिंग, जिसकी वजह से जो बिजनेसेस भी हमने सोचे तो हम बिल्कुल हैप्पीज़ेट वे में, एक मुसीबत आन पड़ी होती है उसी वक्त हम कोई शॉर्ट टर्म डिसीजन ले लेते हैं, उसमें भी पता चलता है ये प्रॉब्लम आ गया तो हम कोई नया डिसीजन लेते हैं। एंड इसी तरह हैप्पीज़ेट वे में विदाउट एनी प्लानिंग हम चल रहे हैं। उसमें भी आप कह रहे हैं कि जो नई जनरेशन आएगी वो हमसे बेहतर होगी। हमारा फेलियर है, माजी हमारा नाकाम है, हमने कभी कोई सॉल्यूशन डिस्कवर किया ही नहीं है। हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट आउट है, हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो कैलकुलेटेड है, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है जिसके बारे में हम जो है वो समझ नहीं पा रहे कि इसको कैसे मैनेज करें। एग्रीकल्चर हमारा अनयूटिलाइज है। दीज ऑल आर आवर फेलियर and we have to give the mandate to the next generation and they have to
एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटीज कि इसको जो है वो पुराने लोगों की गाइडेंस के साथ हम इसको जो है वो कैसे एक्सप्लोर करें, इसके से बाहर कैसे निकलें, ये इनका काम है। तो ये कोई स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा, ये आपके अंदर एक इनहेरेंट कैपेबिलिटी है जो अल्लाह ने जो है वो आपको दी हुई है, उसको आप सुनिए। इसका तज़किरा अल्लाह ने जो है वो सूरह हशर में भी किया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना नसूल्लाह फ़अनसाहुम। यही अल्लामा इकबाल का फलसफा खुद ही है कि हर एक के अंदर एक दुआ है, हर एक के अंदर एक आवाज है, उसको वो सुने, अपना मिशन डेवलप करे, उस मिशन के ऊपर आगे बढ़े, बूढ़ों से गाइडेंस ले, हम लोगों से गाइडेंस ले, और नीचे वाले इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं उसको इस्तेमाल करें और अपनी जो है वो दुनिया खुद बनाए। ये दिस इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अगर लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज नहीं होती तो पूछे मुनीर साहब से, ये मछियारा या जमान टेक्सटाइल या तब्बा यहाँ पे सारे क्यों बैठे हुए हैं? ये जो सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट यंग जो है वो इंग्लैंड चले जा रहे हैं, तो ये बूढ़े बूढ़े यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं? ये भी चले जाए। दिस इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। यहाँ मैं एक ऐड करता हूँ रिजवान साहब की बात से कि जो फेलियर्स है ना उसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। जब तक हम अपने फेलियर्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हम उसको जस्टिफाई करते रहेंगे, अगर आप देखें तो ये जो भी आपने थोड़ी देर पहले स्टार्ट में कहा कि हमारे डिजिटलाइजेशन और मीडिया जो है वो पॉलिटिकल डिबेट्स में लगे रहते हैं, सो देयर इज नो आउटकम ऑफ दैट, क्योंकि हर आदमी अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है कि आई वाज राइट। एट दैट प्लेस जो डिसीजन लिए गए आप एक्सेप्ट कर लें कि जी उस वक्त प्रॉब्लम थी, हमने ये एक एडॉक डिसीजन लिया, बट दिस इज द लर्निंग के नेक्स्ट टाइम वी शुड बी केयरफुल, सो द नेक्स्ट पीपल हु आर गोइंग टू टेक दैट दोज डिसीजन वो उसको देखते हुए प्रॉपर डिसीजन ले सके। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होगी कि जी वी हैव मेड इट रॉन्ग, आप कभी करेक्शन डायरेक्शन में जा ही नहीं पाओगे। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आएगी कि जी वी डिड समथिंग रॉन्ग, लाइक आज सुबह की न्यूज है कि जी 4 कार्गो शिप जो आने थे RLNG के बैकआउट कर गए। उसके लिए बहुत आसान है, 30% का क्लेम दे दो, प्राइस इज डबल, दे विल कंपनसेट यू, बट व्हाट आर यू गोइंग टू डू? आपके पास गैस नहीं, गैस का प्रॉब्लम है, और फिर आप सबोटाज ना करें किसी प्रोविंस को। वी आर फेसिंग एक्यूट शॉर्टफॉल इन सिंध। हमारा 150 क्यूबिक मीट 150 MMCFD जो एलोकेट कर दिया अदर प्रोविंसेस को, वो सिंध का 150 MMCFD वापस आना चाहिए, क्योंकि सिंध इज फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम और आपने इंडस्ट्रियलिस्ट को क्रिमिनल बना दिए। अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट को क्रिमिनल बना देंगे, सोचें कि इंडस्ट्री का क्या हाल होगा जो आपकी 60% एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है। अगर पेनल्टी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए है, इसी तरह पेनल्टी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी होनी चाहिए। अगर आपने एक प्रेशर कमिट किया था देते वक्त कि हम 8 PSI का प्रेशर देंगे, तो गवर्नमेंट हैज टू प्रोवाइड दैट, दे हैव टू फुलफिल द ऑब्लिगेशन। अगर कोई कंप्रेसर लगा के खींच रहा है तो वो करेगा क्या? क्या इंडस्ट्री बंद कर देगा? डू यू नो इफ गैस इज नॉट बीइंग देयर, योर DFIs विल बैंकरप्ट, आपका कंट्री बैंकरप्ट हो जाएगा। आपने फाइनेंसिंग, लो फाइनेंसिंग कॉस्ट पे इंडस्ट्री इतनी एक्सपेंड कर दी है कि अगर आपने प्रॉपर गैस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया और प्रॉपर लॉजिक्स नहीं किए, डिसीजन नहीं लिए, तो सर आपके DFIs बैंकरप्ट हो जाएंगे। सो वी आर नॉट थिंकिंग कि जब पॉलिसी दे रहे हैं, एक तरफ हम एक्सपेंशन के लिए पॉलिसीज दे रहे हैं, इनिशिएटिव दे रहे हैं, और दूसरी तरफ हम हमारे लैक ऑफ प्लानिंग है। अच्छा, ये रिजवान साहब की बात से मैं लिंक करना चाह रहा हूँ। देखिए, वो कह रहे हैं कि जो नया बच्चा है वो 140 कंपनियों की कंसोलिडेशन सिंगल हैंडेडली मैनेज कर रहा है, और नॉट ओनली इन पाकिस्तान बल्कि वो दुनिया भर में काम कर रहा है, UK में, मिडल ईस्ट में। तो इसका मतलब टैलेंट तो है ना हमारे पास। और ये जो प्लानिंग है, कैन द यंग जनरेशन यूज ऑल दिस एल्गोरिदम और टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए ये सारे वेरिएबल्स वो फिट इन नहीं कर सकती? मतलब एक तरफ आप DFI का कह रहे हैं, दूसरी तरफ आपके गैस की शॉर्टेजेस हैं, तीसरी तरफ आपकी ये सारी प्लानिंग है कि क्या चीज़ इंपोर्ट होनी है, देन PSI, ये सारी चीज़ें वो तो कर तो सकता है ना अपना एक टेक्नोलॉजी मैप करके। एक्चुअली आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपका एक सिस्टम है जो पाकिस्तान में चलता है। मैंने आपसे अभी भी अर्ज की थी कि एक पॉलिटिकल वेरिएंस है जो कि हर 3-5 साल बाद चेंज हो जाता है, और जो नया रिजीम आता है वो अपने थॉट प्रोसेस और अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए, अब यंग जनरेशन को वो अपॉर्चुनिटी जब तक मिलेगी नहीं और उसको जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे, हाउ दे कैन डू इट? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्लेस देम। आप मुझे बता दें कि कोई मिनिस्टर, मैं नाम नहीं लूंगा, क्या वो अपनी जॉब के लिए एलिजिबल है? Reason being he is not qualified for that, so he can't make that decision.
If he can't make that decision, then young people who are graduated in that, who are specialized in that, should be appointed under them, that they can guide them properly, and a 10-15 years plan has to be made. On those decisions, these ministers should take the decision that this is the future plan, and the next regime should also accept. Maybe they should be the part of that decision, but it should be a long-term planning, and the young generation should give the chance. There is no chance. And that's why it's a brain drain. It's a brain drain. Yeah. Why people are going, why a chartered accountant and engineer is going to US? Because they know, like my batch mates, I'm sitting here, my batch mates don't want to come here. They don't want to send their kids here. Why? Because they are afraid of the planning what we are following. They don't want to send, and they don't want to come. So every year when you are saying a student which pass A level doesn't want to go to the university. They don't want to go to until unless it is Aga Khan or NAD or NUS or Ghulam Ishaq Khan. They want to go to US, or they want to go to, even they want to go to Ukraine. Like people are stuck in Ukraine because they know opportunities are very less in Pakistan. The opportunities has to be created with young blood. So your young blood should give the input. ठीक है जी, अक्सा आप पॉइंट आउट करें। पॉलिसी की जो हम बात कर रहे थे ना, उस पे आई वांटेड टू ऐड कि इन द लास्ट फ्यू इयर्स, at least 3 years, we've seen some significant development, which I would of course like to highlight also. So एक जो digital Pakistan policy, digital Pakistan is not a new concept. It's been around for a while. We've seen a lot of sessions and other things and dialogue being done on it. But there's actually a framework now which is in progress, right? For the first time, we launched something called RAST, which is owned by the SPP. So that is financial payments. हम लोग सालों से जो है complain कर रहे हैं कि जी PayPal नहीं आ रहा. Why can't we build our own system? So these are progressive things that have happened, and इनके results immediate शायद नहीं होंगे. Even though ठीक है, every quarter State Bank says that okay, this is the number that's coming in every quarter. So in the long term, we will see those realities come into good shape. नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो मुनीर भाई वाली बात है ना, अगर ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा, और इनफैक्ट इस सेम सिस्टम में भी जो उसके हेड्स थे डिजिटल पाकिस्तान के, वो 2 दफा चेंज हो गए. बट कुछ पॉलिसीज जो उसमें अच्छी चीजें हैं वो रही हैं इवन थ्रू आउट दिस गवर्नमेंट. अ लॉट ऑफ दोस शिफ्ट्स जो आप कह रहे हैं ना कि वो शिफ्ट हुए हैं, SAPM चेंज हो गए, दूसरे लोग चेंज हो गए, बट दोस शिफ्ट्स have been, मतलब एक प्रोग्रेशन की तरफ वो गया है. दूसरी चीजें, फॉर एग्जांपल ई-कॉमर्स की पॉलिसी, इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, इट टुक अ लॉट ऑफ एफर्ट, बट वो हो गई. एक ई-कॉमर्स की पाकिस्तान की पहली दफा एक पॉलिसी है, एक कंसोर्शियम है जो एक्टिवली उस पे काम कर रहा है. वी हैव सीन कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं दे हैव रिजन इन द लास्ट फ्यू इयर्स. इसी तरह फ्रीलांसर्स की है, वी आर टॉकिंग अबाउट वर्कफोर्स किस तरह चेंज हो जाएगी या अपॉर्चुनिटीज यूथ के लिए क्या है. हमारे फ्रीलांसर्स का जो काउंट है, आपको आई डोंट हैव द एग्जैक्ट स्टैट्स, सो आई डोंट वांट टू कोट एनीथिंग, बट वी हैव अ huge population who are working on freelancing projects around the world and making a lot of money, So those are opportunities that still lie other than the 1,000 quota seats for a lot of ये. So I think careers या workforce या ये सारा culture in the last 2 years हमने इतना radical उसमें shift देखा है कि these policies do come into play and it's good. Fields like cybersecurity, fields like media, all of these, now there are formal degrees available in Pakistan. So I'm always one to talk about the good things that are happening, but I think that's something that seems very promising to me as a young individual here working in Pakistan, that there are so many opportunities, as Rizwan Saab said. There's a land of opportunities. It's up to us to grab them. जी नाज़रीन, सिर्फ 1 मिनट का ब्रेक लेंगे यहाँ पे. स्टे ट्यून्ड. जी वेलकम बैक नाज़रीन. रिजवान साहब, पहले तो आपसे एक नॉर्मल से सवाल है. आपने 2-3 दफ़ा कहा कि बूढ़े लोग जवानों को, तो हम क्या यहाँ पे जो बैठे हुए हैं हम भी क्या बूढ़े हो गए हैं? मैं भी हूँ, आप भी हो, और जो है वो कोई 4 साल का बच्चा है वो भी टू दी एक्सटेंट बूढ़ा है कि हर गुजरने वाला कल जो है वो आपको बुढ़ापे की तरफ ले जा रहा है.
सो इसका मतलब 2.0, 3.0, 4.0, तो ये जो लेटेस्ट वर्जन है दैट इज द बेस्ट वर्जन। बिल्कुल, ये जो है वो हम लोग जो है यानी जो भी एक दिन गुजार रहा है वो नए आने वाले के लिए एक रास्ता तो मुहैया करता है, मगर उसका ठेकेदार ना बने, उनको ये ना सिखाए कि आपको मेरे रास्ते पे चलना है। अगर आप इसी रास्ते पे चलाते रहे तो आज भी जो है वो 1985 का, 1987 का, शहबाज ज़ैदी का फर्गुसन चलता रहेगा, आपका और मेरा जो है वो फर्गुसन या फोर्ड रोज चलता रहेगा। नई जो है वो डेवलपमेंट प्रोफेशन के अंदर नहीं आएगी। आप इनको काम करने दीजिए, इनको फील्ड मुहैया कीजिए, इनको मालूम है इनका रास्ता कहाँ है, इनको काम करने दीजिए। स्किल गैप भी है क्या हमारे यहाँ? देखिए, मतलब ये जो नया बच्चा है उसके पास टैलेंट और जो एनर्जी है वो तो मैं समझ गया रिजवान साहब की बातों से, स्किल कहाँ देखते हैं? देखिए, मैं रिजवान की बात को इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ कि हमारे पास जो यंग जनरेशन जिसको वो कह रहे हैं नए और बूढ़ा, जो कॉन्सेप्ट है उनका बहुत क्लियर है कि जो हमारी यंग जनरेशन अब आ रही है ना, जो एनर्जी आज उनके पास है 20 इयर्स की एज में या 18 साल की उम्र में या 20 साल की उम्र में, वो 40 इयर्स वाले में नहीं होगी। ठीक, एक एक्सपीरियंस जरूर है बट वो एनर्जी लेवल नहीं है। ठीक है। सो जब काम करना है तो आपको एनर्जी चाहिए। अगर मैं अपना दौर देखूं तो व्हेन आई वाज 22 आई वाज मेकिंग सच बिग डिसीजंस, बट आज वो डिसीजन लेते हुए मुझे भी थोड़ा सा हेसिटेट होता हूं कि वेदर आई शुड टेक इट और नॉट, बिकॉज एट दैट टाइम आई वाज एनर्जी वो लेवल वाज डिफरेंट, टुडे इज डिफरेंट। ठीक है। सेकंड, हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज बढ़ना शुरू हुई, टेक्नोलॉजी आना शुरू हुई और बहुत ही अजीब किस्म की एक मशरूम ग्रोथ हुई। अच्छा, हमारे यहाँ अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में देखें तो कोई लिमिटेशन नहीं है, ना कोई रेगुलेशन है कि फला इंस्टीट्यूट रिकग्नाइज्ड होगा या नहीं होगा। 4 साल की डिग्री लेने के बाद पता चलता है जी मेरी डिग्री तो वैलिड ही नहीं है। अब आप डिग्री जब वैलिड नहीं है तो आपने उस यूनिवर्सिटी ने उसको स्किल क्या दिया होगा? तो वो यंग जनरेशन का 4 साल आपने एक ऐसी चीज में वेस्ट करा दिया जिसकी कोई रिकग्नाइजेशन नहीं है। अब उसकी रिकग्नाइजेशन के लिए ही हैज टू टेक सम अदर क्वालिफिकेशन ताकि उसका बैकग्राउंड ना पूछा जाए। ठीक है। सो आपने जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खुले हुए हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेस खुले हुए हैं, वो एक लिमिटेड है। आप मुझे बताएं कितनी यूनिवर्सिटीज हैं या कितने इंस्टीट्यूशंस हैं जहां फॉरेन ग्रेजुएट वापस आए और उन्होंने आके अपना टाइम पाकिस्तान को दिया, बिकॉज उनको वो अपॉर्चुनिटीज मिली ही नहीं। मैं आज NID यूनिवर्सिटी के हवाले से बात करता हूँ क्योंकि मैं वहाँ का ग्रेजुएट हूँ। मेरे ज़माने में नॉट अ सिंगल PhD was there which has been qualified from abroad. So my tenure was without PhD, and the people who tell that they were PhD, they were not PhD. They didn't complete it even on NID scholarship. Those professors couldn't do it. So think about it कि अगर आज हबीब यूनिवर्सिटी ग्रो कर रही है तो उसने तमाम इंस्टीट्यूशंस या जो यूनिवर्सिटीज़ जिन्होंने बाहर से फॉरेन क्वालिफाइड लोग बुलाए हैं उनको अच्छा पे कर रहे हैं। अगर हमारी सरकारी इदारे भी अच्छे जो गवर्नेंसेज हैं, आज NID भी फाइनेंशियल उस पर देती है, एडमिशन देती है, डाउ मेडिकल भी देती है। सो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का काम है। अगर गवर्नमेंट क्वालिटी एजुकेशन नहीं देगी और मशरूम ग्रोथ में बच्चे जब जाएंगे ऐसे इंस्टीट्यूशन में जहाँ सिर्फ फीस दे रहे हैं और क्वालिटी नहीं है, लाइक आप स्कूलिंग देख लें, हमारी प्राइमरी स्कूलिंग, आप यू हैव टू मेक अ चॉइस कि आपने बच्चे को कहाँ भेजना है। क्या आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल भेज सकते हैं? मैं भेज सकता हूँ? नो। इवन हमें प्राइवेट स्कूल में भी सेलेक्ट करना पड़ता है कि मैं उसको कहाँ भेजें। तो एजुकेशन जब तक आप ग्रोथ नहीं देंगे और एजुकेशन पे तवज्जो नहीं देंगे, सर पूरे पाकिस्तान का एजुकेशनल बजट आप देख लें, विच इज नन, मेरे हिसाब से 0 है। जबकि यूथ निकल रही है, उसको ग्रेजुएट पढ़ा लिखा होना चाहिए। सिर्फ सेंसस से नाम लिखने से आप ग्रेजुएट नहीं हो जाते और पढ़े लिखे नहीं हो जाते। So you need to put those efforts. बिल्कुल ठीक है। अक्सर मुझे आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए। देखिए, कोविड आया, आपकी काफ़ी रिसर्च भी है और आई बिलीव कि जो टेक्नोलॉजी और मीडिया ने काफ़ी ग्रो किया ना, तो कोविड के ऊपर हमने इमरजेंसी बना दी, नज़र भी आया, NCOC बना दी। हम इस मुल्क में एजुकेशन इमरजेंसी की बात पता नहीं कोई कितने डेकेड से कर रहे हैं। तो क्या कोविड की तरह एक इस यहाँ पे कोई वो बनाया जा सकता है कि बाकायदा इमरजेंसी हो? एंड वो इमरजेंसी में फिर क्या फैक्टर्स होने चाहिए? जैसे कोविड का तो वो कंट्रोल है ना कि आपके जो स्प्रेड है उसके नंबर्स हैं,
एजुकेशन में आप क्या देखते हैं कि ऐसी कोई चीज़ पॉसिबल है, क्या ऐसा कोई आइडिया हम दे सकते हैं? तो बिल्कुल पॉसिबल है। एंड इनफैक्ट जो हम ऑफलाइन भी पहले बात कर रहे थे कि कोविड में पहली दफा ऐसे हुआ था कि नेशनल टेलीविजन पे तो पीटीवी हैड कोलैबोरेटेड विद सम प्राइवेट एंड पब्लिक इंस्टीट्यूट्स जो एजुकेशन में वो थे, एंड देयर वाज अ शो कॉल्ड टेली तालीम। तो हर रोज आई थिंक 2 घंटे का उनका आई थिंक प्राइम टाइम, मे बी इट वाज 3 to 5 PM या रात के 9 बजे था, आई कांट रिमेंबर द टाइम, बट वो एजुकेशनल कंटेंट अवेलेबल था ऑन मेन स्ट्रीम मीडिया। So जो हम पहले भी बात कर रहे थे about mainstream media picking up those right things to highlight stories, talk about technology, talk about skill set, कि दुनिया यहाँ से यहाँ पहुँच गई है, आजकल के skills ये हैं। जब मैंने ग्रेजुएट किया था तो कोई और स्किल्स रेलेवेंट थे, जो आज ग्रेजुएट करेंगे कोई और स्किल्स रेलेवेंट है, और फोरकास्ट होनी चाहिए कि 4 साल बाद जब आप ग्रेजुएट कर रहे होंगे तो किस तरह के स्किल्स हैं। सो ऑल ऑफ दिस सेंटर्स अराउंड एजुकेशन। एंटरप्रेन्योरशिप मेरे टाइम पे सिर्फ कॉलेजेस में या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया जा रहा था। आजकल 8th ग्रेडर्स आर लर्निंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, प्राइवेट स्कूल्स में सिखा रहे हैं, तो पब्लिक इंस्टीट्यूट्स में क्यों नहीं सिखा रहे? तो जो सर बात कर रहे थे अबाउट प्राइमरी एजुकेशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू आर कंप्लीटली राइट कि एजुकेशन इमरजेंसी शुड हैव बीन डिक्लेयर्ड एटलीस्ट 10 years ago। मैंने अपना थीसिस किया था, मैंने अपना ज़ैबिस से मास्टर्स किया है इन एजुकेशन लीडरशिप मैनेजमेंट, एंड आई टॉक्ड अबाउट ब्लेंडेड लर्निंग। तो सबने मुझे डिस्करेज किया कि ब्लेंडेड लर्निंग की क्या जरूरत है, इसका क्या स्कोप है, अभी तो टाइम है। एंड आई सेड नो, वी आर ऑलरेडी टू लेट। एंड I graduated in 2019 और 2020 में कोविड आ गया, everybody had to learn about blended learning. So we always need to be, जैसे सर ने पहले भी बात की थी, we need to be ahead of the trends instead of catching up 20 years later. अब हमारे पास वो टाइम नहीं है कि हम 20 साल पहले के ट्रेंड्स देखें। We have to catch up to speed with, and now we have no excuse. अब हमारे पास ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, आपके पास हर चीज दुनिया अवेलेबल है आपके मोबाइल सेट पे। तो अब मैं ये नहीं कह सकती कि मेरे पास एजुकेशन नहीं है, बिकॉज इफ आई एम यूजिंग फेसबुक एंड स्नैपचैट एंड टिकटॉक, देन व्हाट एक्सक्यूज डू आई हैव कि मेरे पास वो स्किल्स नहीं है। थोड़ा सा ऐड करता हूँ, अभी कोविड में जो सबसे बड़ा एडवांटेज हुआ, आप ये देखें कि पहले जी एवरीबडी इज, वी शुड हैव अ पर्सनल मीटिंग, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आज एवरीबडी इज यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट टीम, Zoom, एंड अब आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप दुनिया के किसी कोने में बैठ के, अगर आज भी आप देख लें, चाइना में 21 डेज का क्वारंटाइन है, नोबडी ट्रेवल्स, एवरीबडी इज इन ऑन Zoom और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टीम पे, और आपके सारे मसले हल हो जाते हैं। इवन इफ डोंट वांट टू विजिट, everything you can have a picture and you can discuss with everyone. shows हैं, exhibitions हैं, मतलब कोई भी चीज अब रही नहीं है। Just to share my experience when I was in Singapore in 2012, 2013, तो उस वक्त हमारी जो ज़्यादातर मीटिंग्स होती थी वो सिस्टम पे बैठ के हम मतलब बैक टू बैक मीटिंग्स में जाते थे। जस्ट हमारे पास वो होता था एक हेडसेट, क्योंकि लोग साथ बैठते थे, हेडसेट कनेक्ट किया, मीटिंग में चले गए, दूसरी एक मीटिंग खत्म हुई, दूसरी मीटिंग में चले गए। सो बिफोर कोविड भी when I was in Singapore, we were already doing it. सो यहाँ पे जब ये आया तो मुझे बड़ी हैरत हुई। शुरू में लोग कहते थे कि जूम आएगा, ये वो, अपनी कंपनी के लिए भी हमने किया, बट आई वॉज द गाइडिंग पर्सन कि भाई मैं ये कोई 10 साल पहले या 9 साल पहले ये काम कर चुका हूँ। नंबर 1। नंबर 2, जो आपकी बात आई कि जो आपके बैचमेट्स की, तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मेरे 95% बैचमेट्स आर वर्किंग अब्रोड, ठीक है। और वो दौर वो था 2005 से लेके 2010 तक का, वो गोल्डन था, उसमें ज़्यादातर लोग बाहर चले गए। अब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है रिजवान साहब जी। तो यहाँ पे मुझे तो प्रॉब्लम है ना, देखिए मैं तो पाकिस्तान की बात करूंगा, मैं वापस भी आया, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर पाकिस्तान। मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, यू कैन शेयर योर ऑन ड्रीम प्रोजेक्ट। आई वॉन्ट टू डेवलप अ ड्रीम यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान। मेरे हिसाब से यूनिवर्सिटी में वो जो क्राइटेरिया है नंबर्स का, GPA का, कि ये चीज़ है, ये सब्जेक्ट पढ़ लो, इट हैज़ टू चेंज। मेरे हिसाब से यूनिवर्सिटी वो जगह होनी चाहिए जहाँ पे यंग जनरेशन आए, वो प्रोजेक्ट्स करें, अपने चीज़ें क्रिएट करें, फेलियर्स हों उसके, मिस्टेक्स करें और फन करें। क्योंकि जब तक वो मिस्टेक नहीं करेगी, वो अपने यूनिवर्सिटी लाइफ में इतनी सारी मिस्टेक्स कर चुकी हो कि जब वो एक्चुअल अपने प्रोफेशनल लाइफ या अपने जब वो बिजनेस स्टार्ट करे तो वो मिस्टेक करने से ना घबराए। सो मेरे नज़दीक यूनिवर्सिटी वो जगह है जहाँ पे लोग आएँ, प्रोजेक्ट बनाएं, चीज़ें बनाएं, क्रिएट करें, मिस्टेक करें, इनोवेट करें, एंड साथ साथ में इंजॉय भी करें। सो आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम ईच वन ऑफ यू कि ऐसा कौन सी एक ड्रीम है जिसको आप अपने साथ करें। देखिए एनर्जी के क्राइसिस भी मेरे ख्याल से हल हो सकता है, इसी तरह वो आपके सर्कुलर डेट हैं वो भी हल हो सकते हैं, लेकिन जब एक आपकी पहले तो आपके इंटेंशंस हो एंड देन फिर आप उस पर लर्न करेंगे और फिर उस पर पॉलिसी बनाएंगे। सब सर मैंने थोड़ी देर पहले शहजाद आपको एक बात कही थी कि आपके पास जब तक प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी ना,
ठीक है। और आप ये एक्सेप्ट कर लें कि हमसे गलती हो गई है। जब तक ये वाली चीज़ नहीं आएगी आप फ्यूचर की प्लानिंग कर ही नहीं सकते। सेकेंडली, आपने शुरू दिन से अगर आप बैक चले जाएं, जैसे रिजवान ने कहा गैस था, हमने गैस हर जगह दे दी, वो जो गलतियां हो गई उनको आज एक्सेप्ट करके ये प्लानिंग हो जाए कि जी एनर्जी मिक्स ये होना चाहिए। आज भी हम एनर्जी मिक्स को बैलेंस नहीं कर पाए, और अगर यही हालात रहे तो हम इसी तरह चलते रहेंगे, बल्कि हमारी सिचुएशन इससे ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगी। और आपकी जो पूरी इंडस्ट्री है वो पूरी डिपेंड करती है एनर्जी पे। सेकंड, जो आप डिपेंडेंट हैं कि मैं ईरान से गैस ले लूँगा, या इंटरनेशनल प्रेशर्स इतने हैं कि आपको सेल्फ सस्टेन्ड होना है तो आपको डैम्स की तरफ जाना पड़ेगा, आपको वो इन्वेस्टमेंट जस्टिफाई करनी पड़ेगी, वेदर इट इज़ गुड और बैड, वॉट एवर इट इज़, यू हैव टू डू एंड डेवलप डैम्स, ताकि आपकी एनर्जी कॉस्ट का मिक्स बैलेंस रहे। फिर आप प्रिविलेजेस ना दें टू दी डिफरेंट ऑब्लिगेशंस कि जी हमने इसको फेवर करना है या इसको फेवर करना है। पॉलिसी शुड बी कंसिस्टेंट। आप अगर किसी को 17% IIR पे प्रॉफिटेबिलिटी कमिट करेंगे तो हाउ यू कैन पे देम व्हेन यू हैव गॉट अ बिग सर्कुलर डेट। सो ऑल दीज थिंग्स हैज टू बी एनर्जी बैलेंस। मेरे हिसाब से पाकिस्तान एनर्जी स्टार्विंग कंट्री है, इसको एक अच्छी सोल्यूशन की ज़रूरत है। ठीक है, कोई एक चीज़ शॉर्ट में बताइएगा कि क्या आप आज एक वो अहद कर लें कि मैं एज अ मुनीर गोडेल ये काम करूंगा, जैसे मैं अपना सर मैं 94 से यही काम कर रहा हूँ। सो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो सके मैं डिलीवर करता हूँ, और मैं ट्राई करता हूँ कि बेस्ट सोल्यूशन हो जाए। बाकी अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है कि अक्सा जी। So I think my dream project would be to make technology mainstream. You know, मैंने social sciences पढ़ा था in my bachelor's, and मुझे I was very interested in learning कि technology हमारी day to day life में, हमारी everyday science या हमारी everyday life में किस तरह बेहतरी या improvement या you know कोई अच्छी productivity ला सकता है। So I think technology it allows for accountability, जैसे सर कह रहे थे, we were talking about consistency, you know, lack of consistency. So ये सारी चीजें जो हैं, I think इसका एक root जो बनता है ना, वो टेक्नोलॉजी है। तो whether you know it's building businesses, whether it's showcasing the dream projects that people like you have. And you can use your own media ना, वो जो CXO media है, you can use it. So बिल्कुल, so I think that's one of the things कि you know telling those stories कि you know, and पाकिस्तान में अब हमने देखा है कि you know lifestyle applications are taking a lot of traction. आपने पूछा था women entrepreneurship पे बहुत काम हो रहा है, you know, उनकी stories निकल रही हैं। पहली दफा हम देख रहे हैं global media focus कर रहा है। We have Facebook certified trainers in Pakistan. A lot of you know global interest is also coming in. So I think that's one thing which really you know is my passion now. रिजवान साहब, मेरा तो जो है वो जर्नी ये है, और आज तक मैंने इसी पे ऊपर काम किया है कि जिन लोगों के पास में मैं पहुंच जाऊं, स्पेशली यूथ के पास, यंग के पास, उनको कहूं कि सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर आओ। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्मेशन इज द फेल्ड कॉन्सेप्ट एंड द बैड कॉन्सेप्ट। सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर जाओ, दुनिया को फतह करो, और अप्रोप्रिएटली अपनी अच्छी सी जगह लास्ट डेस्टिनी में हासिल कर लो। नहीं बट ये होगा कैसे? आई वांट टू नो द वे फॉरवर्ड। नहीं, वे फॉरवर्ड ये है कि देखिए, मैंने आपको अभी जो मेरी बातों का खुलासा है वो ये है कि आप और मैं अगर इंस्टीट्यूट बना देंगे या यूनिवर्सिटी बना देंगे, उसमें कोई नहीं आएगा। अच्छा, कोई नहीं आएगा। कराची यूनिवर्सिटी के डीन को देख लीजिए, NED यूनिवर्सिटी के डीन को देख लीजिए, ICAP के सारी काउंसिल मेंबर को देख लीजिए, क्या उनके बच्चे इनके इंस्टीट्यूट में पढ़ने आ रहे हैं? क्या उनके बच्चे उनके इंस्टीट्यूट में इस वजह से भी नहीं आ रहे कि इनके वालिदैन उस इंस्टीट्यूट के अंदर एक बेहतर मकाम हासिल कर चुके हैं? नहीं, फिर भी नहीं आ रहे। तो इंस्टीट्यूट बनाने से कुछ नहीं होगा। दिस इज अ जर्नी ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। बच्चों को अपना मैंडेट खुद तलाश करना होगा, और उस मैंडेट को तलाश करके उनको अपने आप को अपलिफ्ट करना होगा, और अपने आप को अप्रोप्रिएटली इस माशरे में, और फिर अपनी जो लास्ट जर्नी है, लास्ट जो डेस्टिनेशन है, वहां पे प्लेस करवाना होगा। इनकलाबी सोच के काफी जी। बस लास्ट 2 मिनट चाहूंगा मैं आपसे, वेरी क्विक आंसर्स, दैट्स कॉल्ड रैपिड फायर राउंड। सो इसमें एक सीक्वेंस चलते हैं, मेरा ख्याल है रिजवान साहब, अक्सा एंड देन मुनीर साहब। सो इस सीक्वेंस में चलते हैं, बट 2 सेकंड रिस्पॉन्स कोशिश कीजिएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ नेटवर्क्स, नेटवर्क जो हम बनाते हैं। नेटवर्क इज योर नेट वेल्थ। जी। So I think it's invaluable. उसकी कोई you can't put a number on it, you know. Indefinite. लीडरशिप, prerequisite to live in this world. okay. I think it's the ability to make people do their best. Nothing more than that. This is leadership is ultimate.
ओके, पैशन वर्सेस स्किल सेट। Passion versus skill sets. Skill set is the prerequisite of in this changing world and adaptability, जहाँ पे आपको हर मौके पे adaptability दरकार है कि नए नए रुख को जो है वो आप तलाश करते रहें, तो skill set is the prerequisite again in this world. जी, I would say plus hard work equals to success. ओके The combination is required. ओके। CXO, रिजवान साहब। I don't comment. CXO means CEO, CTO, CFO, C level executive, C-suite executive. But they are doing their work ओके, at their best, but they have to develop the path for the successors. ठीक है। I think constant need of adaptation. That's what's required of CXO. Okay. now. Adjustable to the evolution. They need to be. ओके, स्टार्टअप्स। Startups is a good idea to generate the revenues. जी, I would think I think startups right now is exciting, but I think look beyond the glamour is what I would like to say. सो करंटली अभी ग्लैमर चल रहा है। अभी चल रहा है जी जी। जी, Startup is always good. ठीक है। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे शुरू करता हूँ, इस सीक्वेंस पे जाएंगे। एनर्जी क्राइसिस। It need to be resolved. So I would say, of course, I think look for technology solutions. दैट्स ग्रेट। एनर्जी प्लस टेक्नोलॉजी। जी, Giving path for the new generation to find the solution. ओके। नाजरीन, आपको बहुत सारे पर्सपेक्टिव मिले, मैंने तो बहुत इंजॉय किया सारे डिस्कशंस में। अगर आप इसको दोबारा भी सुने तो सो मेनी की टेक अवेज फ्रॉम दिस। टाइम कम है, आई वुड लाइक टू हैव फर्दर व्यूज़, तो इंशाल्लाह फिर किसी और मौके पे मुनीर साहब, रिजवान साहब और अक्सा को दावत देंगे। यहाँ नाज़रीन वक्त ख़त्म होता है। रिजवान साहब आपका बहुत शुक्रिया, अक्सा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, very मुनीर much. साहब Thank बहुत you. शुक्रिया। Thank आप सब ने ख़ास तौर पे आज हमें वक्त दिया। सो नाइस ऑफ यू। अगली दफ़ा फिर मैं आपको किसी वक्त सहमत दूंगा, शायद हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे बात कर लें, एनर्जी पे अलग से टॉपिक कर लें, टेक्नोलॉजी पे अलग कर लें। और रिजवान साहब जो हैं वो तो मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि कुरान की जो इन्फॉर्मेशन है उसको जब आप डेली लाइफ में बात करेंगे, ये एक टॉपिक मैं आपके साथ अलग से कवर करूँगा फिर किसी। इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।